अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके हम मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 213 ऑर्बिट्राज थ्योरी मिलर एंड मॉडिगिलियानी पार्ट नंबर 3। पर टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ ऑर्बिट्राज थ्योरी मिलर एंड मॉडिगिलियानी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की, रेलेवेंस थ्योरी की डिस्कशन स्टार्ट की और वहाँ पर मिलर एंड मॉडिगिलियानी आर्गूमेंट पढ़ा एंड वी हैव डिस्कस दैट व्हाई एंड हाउ ऑर्बिट्राज विल टेक प्लेस, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के बारे में बताया कि आपके पास अगर ये प्रोसेस क्रिएट होता है तो क्या करते हैं कि एक्सपेंसिव जो शेयर्स होते हैं उसे सेल आउट कर देते हैं और जो चीपर होते हैं उसे परचेज करते हैं। एंड हाउ इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू द सेम रिटर्न बाय शिफ्टिंग फ्रॉम एन एक्सपेंसिव कंपनी और अ फर्म टू अ चीपर कंपनी और फर्म, यानी किस तरह से अपना रिटर्न सेम रखते हैं ये भी मैंने बताया। एंड कीपिंग देयर परसेंटेज होल्डिंग द सेम बट सेविंग सम अमाउंट ऑफ कैश, यानी ये सारी चीज़ें सेम यानी कॉन्स्टेंट रखने के बावजूद भी वो पैसा सेव कर लेते हैं। सो इन इफ़ दिस एज इट हैज़ बीन सेड then there will be arbitrage, and what will be the result when this arbitrage process exists? जब ये एग्जिस्ट करे, यानी हमने कहा कि इस तरह ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं, रिटर्न भी सेम रहेगा, परसेंटेज होल्डिंग भी सेम रहेगी। यानी आप अगर एक कंपनी से, एक्सपेंसिव कंपनी से दूसरी कंपनी में, चीपर कंपनी में जा रहे हो तो आपको होल्डिंग यानी 5%, अगर एक्सपेंसिव में मिल रही थी तो 5% के ओनर आप यहाँ पर भी हैं, आपको रिटर्न भी सेम मिल रहा है लेकिन सस्ते में मिल रहा है। तो इस टाइप का यानी डिफरेंस जो है इनकी प्राइसेस में, क्योंकि अगर वैसे तो एक ही मार्केट में सेल होने वाले जो स्टॉक्स हैं, ये शेयर्स हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट नहीं होती। अगर डिफरेंट हो देन ऑर्बिट्राज का जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है और हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। So let's see, this is an important thing that we need to understand. Arbitrage will induce for selling the shares or stocks of the expensive company that will create an excessive supply of that expensive company, यानी ज़्यादा लोग जो एक्सपेंसिव कंपनी के ऑनर्स हैं वो अपने जो शेयर्स वगैरह हैं, स्टॉक्स वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, ज़्यादा सेल आउट करेंगे। वो करना फिर सप्लाई बढ़ जाएगी यानी एक्सेसिव हो जाएगी इस कंपनी की। when all the people investors are behaving rational, यानी एक जैसा बिहेव कर रहे हों कि सब ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, and they will try to sell the shares of expensive company in order to buy the shares of cheaper company, then it will create excessive supply, यानी ज़्यादा शेयर्स वो करेंगे, सप्लाई एक्सेसिव हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको एक रूल भी, प्रिंसिपल भी बताऊंगी जो कि स्टॉक मार्केट का है नेक्स्ट पेज पर जाकर। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब इन्वेस्टर्स यानी रैशनली बिहेव करेंगे, यानी सबका ही यही पर्पज़ होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, सब भी एक लाइन में हर्ड की सूरत में जा रहे हैं बस, ठीक है। वो अपनी जो एक्सपेंसिव कंपनी है उसके शेयर्स निकाल के यानी उस बेचारी को लॉस में कर रहे हैं, और जो चीपर कंपनीज़ हैं वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक्सेसिव सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, ऑल दिस पीपल हु आर गेटिंग इनटू दिस ऑर्बिट्राज विल ट्राई टू गेट इनटू द चीपर कंपनी, मीनिंग दैट दे विल ट्राई टू बाय दैट कंपनी हुज प्राइस इज लेस एंड दैट विल क्रिएट अ डिमांड। देखिए, एक साइड पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं यानी अपने जो चीपर एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर वो जो चीपर कंपनी है उसके एसेट्स ख़रीद रहे हैं, यानी ख़रीदने पर डिमांड क्रिएट हो रही है, सेल आउट कर रहे हैं, या सप्लाई एक्सेसिव हो रही है। तो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, क्या हो रहा है कि चीपर जो एक्सपेंसिव कंपनी है उसके सेल आउट कर रहे हैं, यानी एक्सेसिव डिमांड हो रही है, क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बात की जाए तो जो है कौन से दूसरी जो चीपर कंपनी है उसके ख़रीदे जा रहे हैं यानी डिमांड क्रिएट हो रही है। सो दिस मीन्स दैट एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वन स्टॉक एंड देन एक्सेसिव डिमांड ऑफ द अदर, यानी एक साइड पर क्या हो रहा है, स्टॉक की एक्सेसिव सप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर एक्सेसिव डिमांड हो रही है। when there will be excessive supply of expensive company, then there is a basic principle of stock market जो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि क्या है, is that excessive supply results into reduction in the price। ठीक है,
तो क्या होता है यहाँ पर, इसको भी मार्क कर लेते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये दोनों रूल्स हैं। अगर आपकी एक्सेसिव सप्लाई होगी यानी सेल आउट ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी प्राइसेस में कमी हो जाएगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग ना ले लें। अच्छा, जब एक्सेसिव डिमांड होगी चीपर कंपनी की तो वो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ गई है तो एक्सेसिव डिमांड हो रही है तो क्या होगा, उनकी प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि सप्लाई ज़्यादा होगी, उसमें क्या होगा, जो स्टॉक्स या शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो चीपर जो कंपनी के हैं, जो ज़्यादा लोग परचेज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। दिस प्रोसेस आर्बिट्राज विल हैपन टू क्विकली एज मिलर एंड मोडिगिलियानी सेड दैट इन फ्यू मोमेंट्स the price of both stocks or shares will become same and that will be the moment when arbitrage process will stop। यानी आर्बिट्राज का कब क्रिएट होता है, जब डिफरेंट होती हैं। अब दोनों की प्राइसेस डिफरेंट थी तो वो कह रहे हैं कि एक की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दूसरे की क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये आर्बिट्राज का इतना क्विकली, यानी और मिलर एंड मोडिगिलियानी कहते हैं इतना क्विकली होता है कि फ्यू मोमेंट्स में होता है कि दोनों जो एक्सपेंसिव कंपनी के स्टॉक शेयर्स हैं और चीपर कंपनी के स्टॉक शेयर हैं, उन दोनों की जो प्राइसेस है वो सेम हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट होता है, मोमेंट होता है जब आर्बिट्राज का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये क्रिएट ही तब होता है जब डिफरेंट होती हैं। जब सेम हो गया देन ऑब्वियसली इस प्रोसेस ने स्टॉप हो जाना है। सो जनरल assumptions ऑफ M&M मिलर एंड मोडिगिलियानी आर्गुमेंट, कुछ assumptions हैं वो हम आज पढ़ेंगे। Let's see these assumptions. The first one assumption is that firms can be identical. Obviously ये फिर एक कह लें अनरियलिस्टिक सी बात है कि फॉर्म्स किसी भी वे में मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती। द टर्म फॉर्म्स आर आइडेंटिकल मीन्स आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट अदर देन कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, ठीक है, दूसरे फैक्टर्स की बात हो रही है। सो वी एक्चुअली नो दैट टू फॉर्म्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल इवन इफ वी ट्राई टू कंसीडर टू फॉर्म्स ऑफ समवट सिमिलर और सेम कैपिटल अमाउंट और अदर एट्रीब्यूट्स, बट टू फॉर्म्स इन द रियल वर्ल्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल। वही अनरियलिस्टिक सी बात हो गई कि हम यहाँ पर वैसे सपोज कर रहे हैं कि इस थेरी के लिए हमें यही कंसीडर करना है कि दो फॉर्म्स कैन बी आइडेंटिकल, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। द सेकेंड assumption इज़ दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट। अगेन ये बात अनरियलिस्टिक सी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से हमारे चेंजेस आती हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट एन स्टॉक और कमोडिटी मार्केट और एवरी मार्केट, वी नो दैट देयर आर मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डू अफेक्ट द मार्केट एंड प्राइसेस go up and down because of influence of those external factors. So this assumption again is not realistic, and this brings us into a market world which is based on another assumption which is unrealistic, यानी गैर हकीकी सी, यानी ऐसे हकीकत नहीं है जिसमें क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जो मार्केट्स को हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उनका कहें कि वो चेंज ही नहीं होते या अफेक्ट नहीं करते तो ये गलत बात होगी, लेकिन यहाँ पर ये अज्यूम किया जा रहा है। As we have discussed earlier in other two theories, traditional theory or relevance theory and the net operating income theory or irrelevance theory of capital structure, that there are no corporate taxes, but practically we do have corporate taxes। लेकिन वही बात आ गई, अनरियलिस्टिक सी बात है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टैक्सेस होते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको ये ऐसे करके देखेंगे, अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस ना हो तो क्या होगा या हो तो क्या होगा, ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट assumption is that there is an other assumption arbitrage process is that markets are perfect। अब परफेक्ट मार्केट क्या होती है? परफेक्ट मार्केट इज दैट इज सच मार्केट इन विच देयर आर मैनी assumptions, यानी ये बातें देखी जाती है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, बाइंग सेलिंग रैशनली होगा, एक जैसा बिहेवियर रखेंगे और कोई बैरियर नहीं होंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर। दिस इज़ दैट मार्केट which exists theoretically, but it is not possible to find a market which in its real sense is a perfect market। यानी रियल वर्ल्ड में अगर देखूँ तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि इस तरह की परफेक्ट मार्केट हमें मिल जाए, बट एज्यूम करना है यहाँ पर। सो एवरी
इंडिविजुअल ऑलवेज बिहेव रैशनली, यानी देखो सब को प्रॉफिट अर्न करना है। सब क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव मार्केट से, ये नहीं कि एक दो कर रहे हैं, सब ने देखा देखी में हर्ड की सूरत में रेवर टाइप, और सब भेड़ चाल जिसे कहते हैं कि एक ही एक्सपेंसिव कंपनी से निकालना स्टार्ट कर दिया और सब ने ही एक ही लाइन में यूज निकाल रहे हैं और सब ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी और चीपर कंपनी के एसेट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिए। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अगेन वेरी ट्रू दैट इन्वेस्टर जनरली डू बिहेव रैशनली बट मैनी इन्वेस्टर फॉलो द हर्ड, यानी वैसे तो देखा जाए जनरली हर कोई अपना व्यू रखता है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी तरह से रैशनली बिहेव करते हैं। वी हैव सीन वेरी कॉमनली द हर्ड बिहेवियर हैज़ बीन सीन एट टाइम्स, इमोशनल डिसीजंस आर मेड और स्पेकुलेटिव बाइंग एंड सेलिंग इज डन, so that rationality is also an argument which may not be 100% true for the investment markets, यानी हर किसी का अपना व्यू होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ अस्यूम कर रहे हैं कि सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, यानी एक्सपेंसिव, क्योंकि आर्बिट्राज के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी से रिलेट करूँगी। क्या करते हैं, सेलिंग परचेज कर रहे हैं चीपर के और बाय सेल कर रहे हैं किसके, एक्सपेंसिव कंपनी के, तो सेम एक ही वे में जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यही अस्यूम करें। द फर्म्स हैव आइडेंटिकल रिस्क करेक्टरिस्टिक्स विच इन प्रैक्टिकल वर्ड इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। भाई सबके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, बट वी आर अस्यूमिंग हेयर द लास्ट असम्पशन इज दैट ऑल अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड विच मीन्स दैट देयर इज़ नो ग्रोथ इन द कंपनी। भाई जब आपके पास जितना पैसा है, अर्निंग प्रॉफिट करते हो, आप सारा का सारा उसे एज प्रॉफिट यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो कंपनी या बिजनेस अपने पास तो कुछ नहीं बचा रहा जिसे वो फर्दर इन्वेस्ट करके ग्रोथ कर सके या प्रोग्रेस कर सके। तो इस तरह हम कहेंगे कि ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सारी अर्निंग्स एज डिविडेंड पेड की गई हैं। So we can say this conclusively by seeing all these assumptions that Miller and Modigliani argument is valid with so many things are kept constant। बहुत सारी चीज़ें देखो सेम, रिटर्न सेम, होल्डिंग परसेंटेज सेम, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, और ये जो फॉर्म्स हैं वो आइडेंटिकल रिस्क करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट दीज मैनी assumptions are considered to be true and these many variables have been controlled which is in practical world is impossible, only then this arbitrage process in this theory will be workable। यानी ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल कर ली जाएं, यानी ये चीज़ नहीं बढ़नी या इसका इफेक्ट ना आए, ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन अगर इन चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए या कंट्रोल कर लिया जाए तो आर्बिट्राज का जो प्रोसेस है वो वर्केबल होगा। तो क्यों वर्केबल होगा, क्यों हमने कहा कि दोनों एक ही मार्केट में दो सेम आइडेंटिकल एसेट्स की जो प्राइसेस है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए आर्बिट्राज का यानी डिफरेंट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।